So, welcome, my dear student, to this wonderful class. आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब साथ में लेके सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक काम करना, एक रफ नोटबुक है, तो रफ नोटबुक आप साथ में रखो। साथ में आपको गाइड करूँगा, क्वेश्चंस दिखाऊँगा, आप पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। फिर बाद में मैं तो हूँ आपको गाइड करने के लिए, ठीक है? तो फिर मतलब प्रयास तो यही है, थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजने का एक ही प्रयास है कि ताकि आप समझो क्वेश्चंस को, थोड़ा-सा उसके ऊपर आप सोचो, निधिध्यासनम करो, मननम, चिंतनम जो भी है, वो करो। टाइम जाएगा जाने दो, लेकिन कंसेप्ट को समझ ले लो। कंसेप्ट क्या कहना चाहती है। तो जो भी टीचर बोलते हैं क्लास में कि ये कंसेप्ट है, तो फिर इस कंसेप्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन हमको कैसे करना होता है, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब पता चलता है। तो ठीक है, फिर रेडी है सब? ठीक है, ठीक है, सीधा बैठो अभी। वेरी गुड। अभी नोटबुक आगे रखो। ठीक है, वेरी नाइस। चलो अभी आपके पास पेन ले लो, कॉपी ले लो सब। शांति से कोने में जाके बैठो, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो फिर हम दोनों बैठ के साथ में सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बीच में आपको पानी पीना है तो पानी पीने के लिए जा सकते हो, वैसे फिर साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कुछ भी अगर डाउट आया तो फिर मेरे को बताओ, फिर मैं उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो फिर ठीक है, साथ करते हैं। भूख लगी तो पहले खा लो ना, फिर बाद में वीडियो को चालू कर दो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन दे दूँ, ताकि है ना, कुछ दिमाग में घुसे कि क्या चल क्या रहा है। हाँ, ठीक है। एवढा व्हिडिओची साईज ठीक आहे का? मोठी करू का थोडीशी? ओके, ठीक आहे, मोठी करतो. आता ओके, ठीक आहे. भरलं पोट? ठीक आहे. तर मोनो हायब्रिड क्रॉस. काय सांगितलं होतं मोनो हायब्रिड क्रॉस? मोनो हायब्रिड क्रॉसमध्ये आपण असा क्रॉस करतो. कशासाठी? सगळा क्रॉस तर आपण इनहेरिटन्सचा स्टडी करण्यासाठीच करतोय. क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटन्स, बट टेकिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। और आपको पता है कि एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट आते हैं। जैसे एक कैरेक्टर लिया हाइट का, हाँ, बताओ उसके कौन से 2 ट्रेट आए? मैं नहीं बताऊँगा, आपको बोलना है, बताओ। हाँ, टॉल एंड डॉर्फ, वेरी नाइस। अभी देखो हाइट ऑफ पिया प्लांट लिया, ये कैरेक्टर एक हुआ, बराबर? अभी इसके 2 ट्रेट है, बताओ। हाँ, टॉल एंड डॉर्फ। तो हाइट बोले तो 1 कैरेक्टर, और फिर उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, उसको ही हम बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है? तो इसका हम क्रॉस करते हैं। तो आपको पता है कि पेरेंट्स हम कभी भी लेते हैं, कैसे लेते हैं, प्योर या इम्प्योर? हाँ, प्योर। तो अभी हम प्योर टॉल लेंगे, प्योर डॉर्फ ले लेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स बताओ अगर कौन से आएंगे? हाँ, कैपिटल टी एंड इसका स्मॉल टी। इसका क्रॉस करेंगे तो फिर जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर देखो 2 गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, तो फिर हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी सारे कैसे आएंगे? आपको पता है कि डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, तो फिर सारे टॉल आएंगे। तो F1 जनरेशन हुआ, तो अभी हमको अगर F2 जनरेशन लाना है, तो फिर हम क्या करते हैं? F1 जनरेशन का मीनिंग, हाँ, फिलियल जनरेशन, है ना? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो अभी कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी जब भी F1 जनरेशन आती है, वो हमारी क्रॉसिंग से आती है। वहाँ पे हम 2 डिफरेंट जीनोटाइप का क्रॉस करते हैं, और बाद में जितने भी हम F2 जनरेशन लाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे? F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी थी या चाइल्ड थे, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, उनका हम सेल्फिंग करवा देंगे, या एक ही प्लांट का सेल्फिंग करवा लेंगे खुद से। सेल्फिंग मतलब सेम जीनोटाइप का पॉलिनेशन करना है।
तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि F1 जनरेशन में F2 जनरेशन लानी है, तो फिर हम F1 का F1 से ही क्रॉस करते हैं। तो फिर आपको फिर ऐसा यहाँ पे अभी टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो गैमेट्स बनाए पहले हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से, दोनों पेरेंट्स से गैमेट्स बनाए, फिर दोनों पेरेंट्स का हमने कॉम्बिनेशन करके ये बना दिया। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपरली देखो कितने टॉल है कितने डॉर्फ है बताओ। हाँ, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। अभी मुझे बताओ कि कितने का जीनोटाइप सेम है। हाँ, तो फिर एक का ही जीनोटाइप सेम दिख रहा है आपको, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों का जीनोटाइप सेम है। बाकी फिर अगर मैं बोलूंगा कि कितने टाइप की जीनोटाइप है, तो फिर आप बोलोगे सर 3 टाइप के, एक कैपिटल टी हुआ, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दूसरा स्मॉल टी वाला, ये 3 जीनोटाइप है। अरे, जीन का टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जितने भी अपीयर होते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में, फिर उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। कितने फिनोटाइप दिख रहे हैं, 2, एक टॉल और एक डॉर्फ। तो ये फिर ये रिवीजन का है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। कंक्लूजन्स मैंने फिर से मतलब बताए तो थे, अभी फिर से आप देखो यहाँ पे। तो पहला हम कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब फिनोटाइप का रेशियो कितने टॉल है कितने डॉर्फ है, तो फिर वो आया हमारा 3:1। जीनोटाइप रेशियो आया फिर हमारा 1:2:1। अब बोलेंगे कैसे, अरे देखो ना, ये पूरा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, इसमें कैपिटल टी कितने बार आया, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार आया, 2 बार। स्मॉल टी कितने बार आया, एक बार। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। अभी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप देखो, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप में कितने टाइप के फिनोटाइप है, देखो एक टॉल है एक डॉर्फ है, 2 ही है। टाइप ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, 3 है, 1 2 3। ऐसा समझ में आया क्या। और नंबर ऑफ जाइगोट कितने, जितने बॉक्स बने उतने जाइगोट, तो फिर वो आंसर कितने आया, 4। तो आगे जब जाएंगे आगे हम फिर ये फॉर्मूले यूज करेंगे, 2:n 3:n 4:n। बताओ n क्या है, हाँ, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है, ये याद रखना। तो फिर अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा, मानो कितने प्योर टॉल है, देखो प्योर मतलब देखो दोनों का जीनोटाइप सेम होना चाहिए, मतलब दोनों एलील सेम होने चाहिए, ठीक है, जीनोटाइप में दोनों एलील सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों एलील सेम है, तो फिर आप इसको होमोजाइगस या प्योर कह सकते हैं। अगर आपके जीनोटाइप में एक एलील डोमिनेंट है एक एलील रिसेसिव है, तो फिर आप उसको इम्प्योर बोलो। तो प्योर टॉल कितने हैं, देखो 4 में से 1 है, ठीक है। इम्प्योर कितने हैं, 4 में से 2। समझ में आया। और प्योर डॉर्फ अगर भी पूछा, प्योर डॉर्फ, तो फिर भी आपको आंसर क्या आना चाहिए आपका, 1/4। अगर आपको टोटल प्योर पूछे, प्योर प्लांट कितने, तो फिर आप ये बोलोगे 2/4। समझ में आया। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर नहीं पता चल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, इतना ले लो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए n=1 ले लो, डाइब्रिड के लिए n=2 ले लो, ठीक है। तभी ये मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, फिर इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। और जैसे फिर F2 से हम आगे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, फिर हमारी क्या बढ़ जाती है, प्योरिटी बढ़ जाती है। प्योरिटी समझ में आता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। तो एक बात याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने क्या किया, कुछ पोस्टुलेट्स निकाले। तो उसने एक्चुअली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर उसने क्या किया, अपने 3 पोस्टुलेट्स निकाले, या पोस्टुलेट्स को आप कंक्लूजन भी कह सकते हो। तो फिर बाद में जो है बाकी के साइंटिस्ट ने ये 3 पोस्टुलेट को 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी में या 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर मेंडल्स लॉ आप भी बोल सकते हो इसको, मेंडल्स लॉ और लॉज ऑफ मेंडल, जो भी आपको कहना है। तो फिर 3 पोस्टुलेट का नाम याद रखना है। पोस्टुलेट 1 या कंक्लूजन 1 का नाम है पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, तीसरा पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दोनों पहले 2 फैक्टर
पहले दो पोस्टुलेट मिला के आपका एक लॉ बनता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जबकि थर्ड वाला अपने आप में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जाना जाता है। और ये दोनों लॉज को आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। तो पोस्टुलेट वन क्या कहता है, मेंडल हमेशा, उसका फेवरेट स्टेटमेंट क्या है बताओ? हाँ, कैरेक्टर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय, हाँ करेक्ट, फैक्टर। तो ये उसका फेमस था, और वो बोलता था कि जो भी फैक्टर है वो हमेशा पेयर्स में ऑकर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा। ठीक है, पोस्टुलेट टू क्या कहता है? पोस्टुलेट टू कहता है, जब भी आपको पता है कि F1 जनरेशन में आपका इंडिविजुअल कैसा आया था या ऑफस्प्रिंग कैसा आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो बोल रहा था कि जब भी डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स आए, डिसिमिलर आप देख सकते हो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी एक फैक्टर है, स्मॉल टी एक फैक्टर है, जब भी ऐसे दो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर आए या जब भी हेटेरोजाइगस की कंडीशन है, तो फिर उसमें आप एक समझना है कि एक खुद को एक्सप्रेस करेगा और एक खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे हम देखते हैं, जो एक्सप्रेस करेगा उसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हम रिसेसिव यूनिट फैक्टर कहेंगे। समझ में आया? तो ये उसका पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस था। इसमें ये कहता था कि डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, और डोमिनेंट के प्रेजेंस में दूसरा यूनिट अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ऐसा भी वो बोला था। समझ में आया? तो ये ऐसा कंडीशन। तो दोनों पोस्टुलेट मिला के लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ, बरोबर? पण भावा किंवा मुला किंवा मुलींनो, त्याचे एक्सेप्शन असतात, कळतंय का? हे आपण पाहिलं इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, आणि दुसरं आपण पाहिलं को डॉमिनन्स. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मध्ये जो ऑफस्प्रिंग येईल तो कुणाशाही सोबत रिझेंबल करत नाही, हे तुम्हाला पुढे कळून जाईल. आणि को डॉमिनन्स मध्ये तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी A1 कुठून आला इकडून, A2 कुठून आला इकडून, हा पण एक्सप्रेस होतो सायमल्टेनियसली, हा पण एक्सप्रेस होतो. पण मेंडल काय म्हणत होता, एक एक्सप्रेस होतो एक एक्सप्रेस होत नाही. पण या ठिकाणी A1 पण आणि A2 पण दोन्ही पण एक्सप्रेस होतात. त्या लॉला आपण म्हणतो कोडॉमिनन्स, लॉ ऑफ कोडॉमिनन्स. पुढे जाऊन आपण डिटेलमध्ये स्टडी करू, घाबरायचं काही काम नाही. मग आता थर्ड पोस्ट्युलेट वरून आपण दुसरा लॉ काढतो, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन किंवा लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. याच्यामध्ये असं सांगितलं की फॅक्टर किंवा जे अलिल्स असतात ते कधीही ब्लेंड होत नाही. ब्लेंडचा अर्थ आहे मिक्स, कळत आहे? आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन करायचं आहे, both factors separate randomly. By this, one gamete receives only one factor out of the two factors. So gametes are always pure. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की सपोज हा इम्प्युअर पॅरेंट आहे. इम्प्युअर पॅरेंट मध्ये आपल्याला माहिती गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस हे दोन्ही पण फॅक्टर काय होतात, सेपरेट सेपरेट होतात, रँडमली सेपरेट होतात. आणि आपल्याला माहिती ऍट अ टाइम एका गॅमेट मध्ये एका पेअर साठी तुम्ही पाहू शकता हा गॅमेट काय असतोय, प्युअर असतोय, है ना? त्याच्यावरून आपण या ठिकाणी पाहू शकतो लॉ ऑफ प्युरिटी गॅमेट्स किंवा लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आणि हे दोन्ही फॅक्टर सेपरेट झाले, त्याच्यामुळेच आपण त्या ठिकाणी F2 जनरेशन मध्ये, है ना, डॉर्फ हा ऑफस्प्रिंग त्या ठिकाणी पाहू शकतोय. काय तुम्ही काय म्हणतो? आता या ठिकाणी तुम्ही बघा, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन साठी त्या ठिकाणी एक्सेप्शन आहे. आपल्याला माहिती आहे नॉर्मल केसमध्ये काय होत आहे, नॉर्मल केसमध्ये हा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम होतोय. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. तर तुम्ही पाहू शकता हा एक गॅमेट बनवेल आणि त्याच्यानंतर हा दुसरा गॅमेट बनवेल. पण सपोज नॉन डिसजंक्शन झालं म्हणजे मिओसिसच्या वेळेस थोडीफार मिस्टेक झाली. सपोज असं झालं त्या ठिकाणी की दोन्ही पण होमोलोगस क्रोमोझोम एका गॅमेटमध्ये चालले गेले, त्यावेळेस त्या गॅमेट्सला आपण म्हणतो ॲबनॉर्मल गॅमेट्स. पण त्या ठिकाणी ही रेअर केस आहे, त्याच्यामुळं जे आपलं लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आहे ते ॲक्च्युली युनिव्हर्सल लॉ आहे. पण आपण म्हणतो त्या ठिकाणी खूप रेअर केसमध्ये नॉन डिसजंक्शन त्याचं काय त्या ठिकाणी एक्सेप्शन आहे. युनिव्हर्सल म्हणजे काय, सगळीकडे ॲप्लिकेबल आहे, आणि रेअर एक्सेप्शनचं सगळीकडे ॲप्लिकेबल आहे, आणि एक्सेप्शन म्हणजे काय थोडाफार अपवाद. पण कधी जरी विचारलं तर सांगायचं लॉ ऑफ सेग्रिगेशन इज युनिव्हर्सल लॉ. तसं मला सांगा, लॉ ऑफ डॉमिनन्स युनिव्हर्सल लॉ आहे का?
नाही. लॉ ऑफ डॉमिनन्स इज नॉट युनिव्हर्सल लॉ, कारण त्याच्यामध्ये आपण पाहतो भरपूर सारे एक्सेप्शन. लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ कोडॉमिनन्स. या ठिकाणी बघा, F2 जनरेशन मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी रेशो 3:1 आला. 3:1 करताय. त्या ठिकाणी आपण पाहतो कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. या ठिकाणी आपल्याला रेशो 3:1 आला. 3:1 करताय. हे 3 काय टॉल आणि हा काय तुमचा डॉर्फ. हा काय या ठिकाणी डॉर्फ. 3:1 रेशो का आला असेल सांगा. विचार करा सांगा का आला. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. आता या ठिकाणी कॅपिटल टी टॉल आहे, कळतंय. पण या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय की हा कॅपिटल टी स्मॉल टी इथं थोडासा प्रॉब्लेम आहे. इथं तुम्ही पाहू शकता हा जो डॉमिनंट आलेला कॅपिटल टी, तो डॉमिनन्स शो करतोय. तो स्वतः एक्सप्रेस होतो एक्सप्रेस, आणि हा एक्सप्रेस होत नाही. आपण पाहू शकतो या ठिकाणी की डॉमिनंट आलेला एक्सप्रेस होतोय. कळतंय मी काय म्हणतोय. जेव्हा त्या ठिकाणी डॉमिनंट आलेला एक्सप्रेस होतोय, याचा अर्थ काय कळतंय. या ठिकाणी पण आपण पाहू शकतो इथं पण कोणता आलेला एक्सप्रेस होतोय, डॉमिनंट आलेला एक्सप्रेस होतोय, आणि नंतर रिझल्ट काय येतो तुमचा टॉल. इथं पण रिझल्ट काय येतो त्या ठिकाणी तुमचा टॉल. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय की हा तर टॉल येणार तो फिक्स होता, पण या ठिकाणी हे दोन्ही पण टॉल आले. का बरं? कारण की आपण पाहतो त्या ठिकाणी की वन फॅक्टर इज डॉमिनंट ओव्हर अदर फॅक्टर. या ठिकाणी कोणता लॉ ऍप्लिकेबल आहे सांगा. लॉ ऑफ डॉमिनन्स. लॉ ऑफ डॉमिनन्स. कळत आहे. अच्छा, नंतर सांगा. या ठिकाणी स्मॉल टी आला डॉर्फ. असं का झालं? कारण आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी पॅरेंट्सने काय केले, त्यांचे फॅक्टर सेपरेट केले. फॅक्टर सेपरेट केले त्याच्यामुळे आपण पाहू शकतो इथला टी आणि इथला टी हे दोन्ही सोबत आले. गॅमेट्स मध्ये फॅक्टर सेपरेट सेपरेट गेले. गॅमेट्स मध्ये फॅक्टर सेपरेट सेपरेट गेले. हा कोणता लॉ आहे? हा आहे आपला लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आपण सांगू शकतोय की F2 जनरेशन मध्ये 3:1 रेशो का आला, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, किंवा डॉमिनन्स आणि सेग्रिगेशन. अच्छा, नंतर F2 जनरेशन मध्ये डॉर्फ प्लांट आला. सांगा का. इथं डॉर्फ दिसतोय. आता मला सांगा या ठिकाणी कोणता आलेल डॉमिनंट आहे कोणावरती. डॉर्फचा जिनोटाइप माहिती आहे टीटी. कोणता जो फॅक्टर आहे तो कोणत्या फॅक्टरवरती डॉमिनंट आहे? कोणीच नाही. पण हा टीटी आला कुठून? आपल्याला माहिती आहे गॅमेट सेग्रिगेट झाले, त्याच्यामुळे या ठिकाणी दोन्ही पण टीटी आले. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो कोणता लॉ ऍप्लिकेबल आहे किंवा कोणती कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल आहे, सेग्रिगेशन. ही लाईन खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे ध्यानात ठेवा. ठीक आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता एकदा व्यवस्थित, आता इथून पुढे मी क्वेश्चन विचारायला चालू करणार. क्वेश्चन्स म्हणजे क्वेश्चन्स. ठीक आहे. यू शुड बी रेडी फॉर इट. ठीक आहे. सो in next recording I will be meeting with you with very important questions.